अब तक हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड साइंस चैप्टर का 6 का हम लोग देख चुके हैं। इसमें से लगभग 5 चैप्टर देख चुके हैं। आज छठा चैप्टर को हम देखेंगे, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। दोस्तों, ये हम लोग फास्ट रिवीजन इसके द्वारा करेंगे, इसके द्वारा कर रहे हैं और ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। जैसे कि अभी स्टेट पीसीएस या अदर कोई भी एग्जाम है, उसके लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जब एनसीईआरटी बेस्ड कोई क्वेश्चन बनता है। एनीवे, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका आज का पहला क्वेश्चन है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो जाता है? इसमें कौन सा परिवर्तन होता है इसका? तो इसका देखते हैं ऑप्शन में। उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका उसके आकार बड़ा हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन क्या है? ओके। औजारों में लोहे के फलक में एक विलय होता है, बिल्कुल होता है, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसाया जाता है। साधारणतः यह विलय को आप लकड़ी के हत्थे के घेरे के थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को विलय में फंसाने के लिए विलय को गर्म किया जाता है, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब यह वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्थे पर कस जाता है। बिल्कुल सही है। इसी प्रकार परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल सही। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, जिससे वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित यानी कि रिवर्स किए जा सकते हैं? क्लियर? इस पॉइंट को ध्यान देंगे। क्या? कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घोलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 3 और 4, 3 और 4 होगा इसका आंसर। डी में 3 और 4 है, यानी कि आपका नमक का पानी में घोलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देखेंगे, क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन में। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। बिल्कुल सही है। कागज का जलना तथा दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, जबकि नमक का पानी में घोलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? एनीवे, आगे देखेंगे। पौधों को जानिए। पौधों को जानिए, चैप्टर 7। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं होते हैं? कहा पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि केवल 5। 5 में क्या है? मूलांकर। मूलांकर नहीं है, यानी कि बाह्यदल, पुंकेसर, पांखुर, ये स्त्री केसर सभी है, लेकिन मूलांकन नहीं होता है। मूलांकुर क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। बाह्यदल, पांखुर, पुंकेसर, स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग है। पराग कोश और तंतु पुंकेसर के भाग है। क्या है? पराग कोश और तंतु पुंकेसर का भाग है, जबकि वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्री केसर के भाग है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। ये मूलांकुर जो है बीज से संबंधित है। क्लियर? पुष्प से नहीं। आगे देखेंगे। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पत्तियों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है?
तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। देखते हैं, पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। ये ऑप्शन होगा नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन देखेंगे। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। जालिका रूपी अथवा समांतर हो जाता है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करता है। बिल्कुल ये सब सभी के सभी सही है। आगे देखते हैं, तने क्या है? तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने जो है दो तरफा मार्ग के कार्य करते हैं। तनों के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें सही है, इसके बारे में देखेंगे। तने के बारे में क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधा के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। इनमें से कौन सही है? तो इसका ना तो ए सही है और ना ही दो सही है। रीजन, कारण देख लेते हैं क्या है, क्यों कारण है। तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर, मुलायम, कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने और वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और यह भूमि पर फैल जाती हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। इसमें इसका सटीक पॉइंट नहीं दिया है ये तना पत्ती वाला। एनीवे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जड़ क्या है इसके बारे में देखते हैं। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। बिल्कुल सही है, यानी कि ये आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। इसका आंसर ये होगा, केवल और केवल एक सही है। इसका आंसर देख लेंगे क्या है। एक सही है जबकि दो गलत है। मुख्यतः दो प्रकार की होती है। क्या कहता है? जड़ें मुख्य दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। ओके, जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है। पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें क्या होता है? मूसला जड़ होती है, जबकि समानांतर शिरा विन्यास वाले पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, कंफ्यूज नहीं करना है। जालिका रूपी शिरा विन्यास वाले पौधे के जड़ कैसे होते हैं? तो मूसला जड़ होते हैं। और समानांतर शिरा विन्यास वाले युक्त पत्तियों वाले की जड़ें कैसे होते हैं? तो रेशेदार होते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। निम्नलिखित में से कौन से एक जड़ नहीं है? कौन से जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं है, तना है, गाजर, मूली, शलजम, ये सारे जड़ है। अब देखते हैं, आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टेपियोका जड़ें हैं। इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करें, इसको ध्यान में रखकर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कौन सा है? सॉरी, एक मिनट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कौन से आवश्यक है? तो इसका आवश्यक में क्या होगा? क्लोरोफिल, बिल्कुल क्लोरोफिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। जल, बिल्कुल इसकी जरूरत पड़ता है। प्रकाश, ये तो होगा ही होगा, यानी कि 3 छोड़कर सभी होगा। 1 2 4 5, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा।
अब देखेंगे चैप्टर 8 में शरीर में गति। शरीर में गति क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। ओके, क्या है धुरांध्र, धुरांध्र संधि, धुरांध्र संधि, धुरांध्र संधि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है डी, यानी कि 1 का 2। धुरांध्र संधि का हो जाएगा आपका, धुरांध्र संधि का हो जाएगा गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि, यानी कि पिवोटल ज्वाइंट, पिवोटल या धुराग्र, धुराग्र संधि, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होते हैं। ठीक है। अचल संधि, अचल यानी फिक्स्ड ज्वाइंट, अचल संधि किसका हो जाएगा, यानी कि गति न करने वाली संधि, गति न करने वाली संधि। कुंदक खलिका संधि यानी कि बॉल एंड स्कॉट ज्वाइंट क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि। कुंदक खलिका, बॉल स्टॉक, इसी से पता चल जाता है चारों तरफ घूमने वाला। हिंज संधि यानी कि हैंग ज्वाइंट, लास्ट बचा एक दिशा में गति करने वाली संधि, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि धुराग्र संधि, गर्दन और सिर को जोड़ने वाले। अचल संधि यानी कि फिक्स ज्वाइंट, गति न करने वाले। कुंडल खलिका संधि, बॉल एवं स्टॉक, सभी दिशाओं में गति करने वाले संधि। हिंजक संधि यानी हिंगल ज्वाइंट, एक दिशा में गति करने वाले संधि। क्लियर। नेक्स्ट है मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर के पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संकुचन की अवस्था में पेशी, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचता है। बिल्कुल सही है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियों की गति करती है, अस्थियां गति करती है। सॉरी, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। केचुआ क्या है, केचुआ के शरीर रचना उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। केचुआ के बारे में बात कर रहा है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। केचुआ का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती हैं। सही नहीं है, यानी कि ये गलत है, यानी कि ये यही हो सकता है। केचुआ में गति शरीर के पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही सिकुड़ता और विस्तार करता है। नेक्स्ट देखेंगे शरीर की अध स्तंभ, अधः शरीर के अध स्तर पर शुक्ल यानी कि बाल जैसी आकृति केचुआ को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक देती है। बिल्कुल सही है। केचुआ मिट्टी के उपजाऊ बनाने में सहायक होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। केचुआ, केचुआ शोषण, केचुआ शोषण के संदर्भ में क्या कहता है, शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। केचुआ त्वचा द्वारा शोषण करते हैं। बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सही है। देखते हैं घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। बिल्कुल सही बात है। घोंघा का जो ऊपरी कवच है वो कंकाल के रूप में जाना जाता है, बाहरी कंकाल, लेकिन ये हड्डियों का नहीं बना होता है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 सही है। 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, या तो ये हो जाएगा या आपका डी हो जाएगा। देखते हैं यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। बिल्कुल गलत ये पॉइंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 6 नंबर में पहला क्वेश्चन क्या है, तिलचट्टा, तिलचट्टा का काम क्या है, पक्षी के काम क्या है, मछली का काम क्या है, सर्प का काम क्या है, दोनों को मिलाना है। तो तिलचट्टा के बारे में देखेंगे तो इसका शरीर कठोर
कंकाल द्वारा ढका होता है। बिल्कुल सही है। पक्षी, पक्षी के बारे में देखेंगे तो इसकी अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। ये पॉइंट तो आपका पहले दो का यानी बी का एक होगा, बी का एक दो गो में है। ओके, आगे देखते हैं। मछली, मछली का काम क्या है? इसका शरीर धारा रेखीय होता है। बिल्कुल सही, धारा रेखीय होता है, यानी कि सी का दो, सी का दो। तो हमारा यहीं से मेंशन मिल गया। एक का तीन है। तिलचट्टा मतलब इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। सर्प, इसका शरीर अनेक वलय लोक में मुड़ा होता है, यानी कि डी का चार। बिल्कुल सही है, एक का ए हो जाएगा। देखेंगे सजीव एवं उनका परिवेश, परिवेश सजीव एवं उनका परिवेश के बारे में देखते हैं। पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अडॉप्टेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? पॉइंट क्या है? पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूल का सटीक उदाहरण है। बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? किसी सजीव, क्या कहता है? किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है। बिल्कुल सही, आवास कहलाता है। यहाँ तक सही है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? बिल्कुल, अब इसके बारे में देखते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। यहाँ तक तो भैया ठीक है, उसके जैव घटक होते हैं। आगे देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। बिल्कुल सही है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी भी सम्मिलित नहीं है। ये भैया गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऊंट मरुस्थलीय पारिस्थितिकी के लिए अनुकूल होता है। बिल्कुल सही है। इसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही है, इसके बारे में भी विचार करते हैं। चलिए ऊंट के बारे में जानते हैं क्या है। तो इसके पैर लंबे होते हैं। ठीक है, इसके पैर लंबे होते हैं, मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, होते ही हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर होता है। बिल्कुल सही है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क हो जाता है। ये भी सही है। उसको पसीना नहीं आता है। ये भी सही है। यानी कि आपका आंसर एक दो तीन यानी डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, मछली पर विचार कीजिए। अब मछली के बारे में देखते हैं। मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस। अब मछली पर विचार करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? स्पीड, ऑक्टोपस। आगे क्या है इसका पॉइंट में? उपरोक्त में से किनका शरीर धारीय रेखा नहीं है? ठीक है, तो दो और तीन, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेते हैं क्या दे रहा है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। ठीक है, यह मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सिल्कों से ढका होता है। यह सल्क मछली से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होता है। दूसरे शब्दों में समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारे रेखीय होते हैं, परंतु स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, ऐसे वो नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसमें या किन में श्वसन के लिए गिल नहीं होते हैं? चलिए, श्वसन के लिए गिल नहीं होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्हेल और डॉल्फिन। व्हेल और डॉल्फिन में गिल नहीं होते हैं। पांच का सी हो जाएगा। क्लियर?
वेल और डॉल्फिन में नहीं होते हैं, सी हो जाएगा। आगे देखेंगे नागफनी। नागफनी पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, यानी कि नागफनी तने में होते हैं। नागफनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। क्या है? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होते हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटे का रूप ले लेती है। इससे पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल का ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसे संरचना वास्तव में इसका तना होता है। पत्तियां ही तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण की पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। क्या करती है? तो इसमें देखेंगे ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। क्या बात करते हैं, 7 का आंसर बी हो जाएगा। क्या कहता है? पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया में अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। एनीवे आगे इसका देखते हैं क्या कहता है। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसीय आदान प्रदान मुख्यतः उनका पत्ती द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों यानी कि स्टोमेटा द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन उपयोग करती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर देती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस में या किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होता है? और सही उत्तर को चुनकर बताइए। 8 का आंसर हो जाएगा। इसमें होगा आपका पौधा, जीव, बीज सभी के सभी में श्वसन होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करने से क्या आपको होता है? आप यहाँ देखेंगे उत्सर्जन, प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन और क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर, और इसमें क्या है उपयुक्त में से कौन से जीव जंतु पौधे के लक्षणों में सम्मिलित होता है? कौन से होता है? तो इसका 1, 2, 3 सभी हो जाएगा। जंतु में कहता है जंतु और पौधे दोनों में लक्षणों में सम्मिलित होता है, तो सभी के सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अब तक यहाँ स्टॉप कर देते हैं क्योंकि 20 मिनट लगभग अप्रोक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसे गति एवं दूरियां का माप। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।